Hello students, welcome to you in Blossom Biology. I am बीना मिश्रा। आज से हम क्लास 10th NCERT का बायो का पोर्शन स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमने लिया है चैप्टर 6, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का मतलब होता है जितने भी सजीव है उनके शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती है वो सारी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती है। तो हम लाइन टू लाइन इस चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे कि कौन कौन सी जैव प्रक्रम इसमें दी हुई है, वो किस किस तरह से जीव के शरीर के अंदर की जाती है। आइए पढ़ते हैं। हम जैव, सजीव तथा अजैव, निर्जीव में कैसे अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। सजीव और निर्जीव, इस संसार दो चीज़ों से बना हुआ था, सजीव और निर्जीव से। तो अब सजीव और निर्जीव में हम कैसे अंतर कर सकते हैं। यदि हम कुत्ते को दौड़ते देखते हैं या गाय को जुगाली अथवा गली में एक इंसान को जोर से चीखते हुए देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि यह सजीव है। अगर गली में कोई कुत्ता दौड़ रहा है, गाय जुगाली कर रही है, गली में कोई इंसान जोर से चीख रहा है, तो ये सब सजीव है, क्योंकि यहाँ के ऊपर क्या हो रहा है, गति हो रही है। यदि कुत्ता, गाय, इंसान सो रहे हैं तो क्या हम भी तब भी हम यही सोचेंगे कि ये सजीव है। अगर सो रहे हैं उस टाइम तो वो क्रिया कर रहे हैं, कुछ ना कुछ क्रिया कर रहे हैं। कुत्ता दौड़ रहा है, गाय जुगाली कर रही है, इंसान चीख रहा है, तो हमने मान लिया कि ये सजीव है। लेकिन अगर ये सब सो रहे हों तो हम फिर कैसे समझेंगे कि ये सजीव है। लेकिन हम कैसे जानेंगे, हम उन्हें सांस लेते देखते हैं और जान लेते हैं कि वो सजीव है। वो सब सांस लेते हैं इसलिए सजीव है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि सजीव क्या करते हैं, सांस लेते हैं। पौधों के बारे में हम कैसे जानेंगे कि वे सजीव है, ये तो हो गई जीवों की बात। अब पौधे तो हमें सांस लेते हुए दिखाई देते ही नहीं है, तो पौधों को हम कैसे जानेंगे कि वह सजीव है। हम में से कुछ कहेंगे कि वह हरे दिखते हैं, लेकिन उन पौधों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी न होकर अन्य रंग की होती है। कोई ये जवाब दे कि पौधे हरे होते हैं इसलिए वो कहलाएंगे, सजीव कहलाएंगे। पर पौधे ऐसे भी तो होते हैं जो हरे रंग के नहीं होते हैं, तो उनको सजीव कैसे माना जाएगा। वे समय के साथ वृद्धि करते हैं, तो उनके साथ ये तर्क होगा कि वो धीरे धीरे बढ़ते हुए वृद्धि करते हैं, बड़े हो जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सजीव वे सजीव है। दूसरे शब्दों में हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करते हैं। ये वृद्धि संबंधी या अन्य गतियां हो सकती है। सजीव के प्रमाण के तौर पर हम किस पर विचार करेंगे, गति के ऊपर विचार करेंगे। तो गतियों पर विचार करते हैं तो गति में एक तो वृद्धि आती है और अन्य गतियां भी हो सकती है। लेकिन वह पौधा भी सजीव है जिसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती है। जरूरी नहीं है सारे पौधों में ही हमें वृद्धि दिखाई दे, पर कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें वृद्धि दिखाई नहीं देती। कुछ जंतु सांस तो लेते हैं परंतु उनमें गति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, वे भी सजीव है। अतः दिखाई देने वाली गति जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी हमें जो दिखाई दे रहा है सब कुछ, वो ही सजीव के मापदंड के लिए पर्याप्त नहीं है, उससे अधिक कुछ और भी है। अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियां आंखों में दिखाई नहीं देती। उदाहरण के लिए अणुओं की गतियां। हमारे संसार में सारी चीजें किससे बनी हुई है, परमाणुओं से बनी, और परमाणुओं से मिलकर अणु बने हुए हैं। तो सब जगह अणु है और अणुओं में गतियां होती है। तो जो दिखाई नहीं देती है वो क्या है, अणुओं की गतियां हैं। क्या यह अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है। यदि हम यह प्रश्न किसी व्यवसायी जीव विज्ञानी से करें तो उसका उत्तर सकारात्मक होगा। वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती है जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते हैं। विषाणु जो कि एक सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, जब वो निर्जीव स्थिति में रहता है तो उसमें कोई गति नहीं होती है, और जब वह किसी सजीव के अंदर प्रवेश कर जाता है तो वो सजीव की तरह ही कार्य करने लगता है। अतः इसी कारण यह विवाद बना हुआ है कि वे वास्तव में सजीव है या नहीं है। जीवन के लिए आणविक गतियां क्यों आवश्यक हैं। पूर्व कक्षाओं में हम ये देख चुके हैं कि सजीव की संरचना सुसंगठित होती है।
उनमें ऊतक होते हैं, ऊतकों में कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं में छोटे छोटे घटक होते हैं। हमने सजीव की संरचना पढ़ी है, उसमें हमने पढ़ा कि शरीर किससे बना हुआ होता है, ऊतक से बना हुआ होता है। और ऊतक किससे बने होते हैं, कोशिकाओं से बने होते हैं। और कोशिकाओं में भी केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होती है। इस तरह से छोटे छोटे कई घटक होते हैं। सजीव की यह संगठित और सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है, और यदि यह व्यवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। अतः जीवों के शरीर को मरम्मत और अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। शरीर में जो जीवों के शरीर में जो कोशिकाओं से सुव्यवस्थित संरचना बनी हुई है, अगर वो संरचना वो व्यवस्था टूट जाती है तो जीव अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए कोशिकाओं में जीव के शरीर में कोशिकाओं में मरम्मत और अनुरक्षण यानी रख रखाव की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि ये सभी संरचनाएं अणुओं से बनी हुई होती है, अतः उन्हें अणुओं को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रम कौन से हैं, आइए खोजते हैं। अब हम देखें अनुरक्षण यानी कि शरीर के रख रखाव के कौन कौन से ऐसे प्रक्रम हैं जिससे कि शरीर में सारी क्रियाएं होती है और सजीव अपने जीवन को निरंतर गति देता रहता है। जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। यह उस समय भी चलता रहता है जब वे कोई विशेष कार्य नहीं करते हैं। जब हम सो रहे हों अथवा कक्षा में बैठे हों, उस समय भी यह अनुरक्षण का काम चलता रहना चाहिए। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यानी कि भले हम सोते रहें, बैठे रहें, खड़े हों, चलते रहें, हर समय हमारे शरीर में रख रखाव और मरम्मत का कार्य चलता ही रहता है। तो वो सारी प्रक्रियाएं जो कि इस अनुरक्षण के कार्य में सम्मिलित है, वो सारी प्रक्रियाएं क्या कहलाती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। तो जैव प्रक्रम की परिभाषा क्या हुई कि वे सभी प्रक्रम जो शरीर में सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं वो जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अब देखिए जैव प्रक्रम क्या क्या होते हैं, कौन कौन से जैव प्रक्रम होते हैं, ये इसके बारे में ही हम आगे पढ़ेंगे। क्योंकि क्षति टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है, अतः इसके लिए उन्हें बाहर से ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है, इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। देखिए हमारे शरीर में जो क्षति होती है, टूट फूट होती है, यानी कि हमारे शरीर में अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है मरम्मत के लिए, रख रखाव के लिए। तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा कहाँ से आती है, ऊर्जा हमें बाहर से मिलती है। और वो बाहर से किस तरह से आती है, कोई ना कोई उसके लिए एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू हमारे शरीर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। और इसी प्रक्रम को ऊर्जा के स्रोत को उस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन या शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। हम भोजन अंदर लेते हैं जब भी हमारे शरीर में ऊर्जा की पूर्ति होती है। और ये किस प्रोसेस के थ्रू होती है, पोषण के थ्रू। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन का कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है, अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित होते हैं। अधिकतर खाद्य पदार्थ किससे बने हुए होते हैं, कार्बन के ही स्रोतों से बने हुए होते हैं। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव भिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। चूंकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, अतः ऊर्जा के ये बाह्य स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे यह अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाने चाहिए। यह विभिन्न आणविक गतियों के लिए एवं विभिन्न जीव शरीर के अनुरक्षण एवं शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी है। शरीर में जो ऊर्जा के स्रोत हैं
उनके निर्माण की आवश्यकता होती है, उनके विघटन की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं का निर्माण और हमारे शरीर का अनुरक्षण होना चाहिए। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता होती है। उपचयन, अपचयन अभिक्रियाएं अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियां हैं। उपचयन और अपचयन यानी एनाबोलिक और कैटाबोलिक दो तरह की अभिक्रियाएं होती है। एनाबोलिक में तो छोटे छोटे कण मिलकर के बड़े कण का निर्माण करते हैं, और कैटाबोलिक यानी अपचयन में बड़े बड़े कणों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। तो इस तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे शरीर में होती है। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं, और ये एनाबोलिक और कैटाबोलिक यानी कि उपचयन और अपचयन प्रक्रियाओं के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और इस ऑक्सीजन को बाहरी स्रोत से प्राप्त करते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग करना श्वसन कहलाता है। शरीर के बाहर से हम ऑक्सीजन लेते हैं, और फिर इस ऑक्सीजन का उपयोग किस में होता है? हमारे भोजन के विघटन में होता है। हम जो भोजन अपने शरीर में लेते हैं तो कोशिकाओं में पहुंच जाता है, और कोशिकाओं में ऑक्सीजन उसका क्या करता है? ऑक्सीडेशन कर देता है, विघटन कर देता है, और उसी प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। एक कोशिकीय जीव पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। एक ही कोशिका से बना हुआ जो जीव होता है उसकी पूरी सतह ही पर्यावरण के संपर्क में रहती है। अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए या वर्ज्य पदार्थ के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इनकी जो सतह है उसी से गैसों का आदान प्रदान हो जाता है, उसी से भोजन ग्रहण कर लेते हैं ये, और उसी से ही जो वेस्ट मटेरियल है, जो वर्ज्य पदार्थ हैं शरीर से निकालने के, वो उन्हें निकाल देते हैं। लेकिन जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता है तथा शारीरिक अभिकल्प अधिक कठिन होता जाता है, तब क्या होता है? बहुकोशिक जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती हैं। बहुकोशिक जीव के सारी जो अंग हैं, सारी जो कोशिकाएं हैं, वो शरीर के अंदर होती है, तो बाहर के वातावरण से संपर्क में नहीं होती है। अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। जो एक कोशिकीय जीव है उनमें तो विसरण के द्वारा सब कार्य हो जाता है, गैसों का आदान प्रदान भी हो जाता है, वर्ज्य पदार्थ भी बाहर निकल जाते हैं, भोजन का ग्रहण भी हो जाता है। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव है उनमें सारे अंग और कोशिकाएं अंदर होती है शरीर के अंदर, इसलिए वो वातावरण के संपर्क में नहीं होती है। तो इसीलिए साधारण विसरण की प्रक्रिया के द्वारा उसकी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग विशिष्टीकृत हो जाते हैं। हम इन विशिष्टीकृत ऊतकों से तथा जीव के शरीर में इनके संगठन से परिचित हैं। अतः इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भोजन और ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण भी विशिष्टीकृत ऊतकों का कार्य है। हमारी जो कोशिकाएं होती है वो एक जैसी कोशिकाएं मिलकर एक विशेष कार्य करती है, तो वही तो ऊतक कहलाते हैं। और एक जैसे ऊतक मिलकर भी एक जैसे ऊतक भी एक विशेष कार्य को करते हैं, तो उससे अंग बन जाते हैं। तो भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण ये सब विशिष्टीकृत विशेष प्रकार के ऊतकों से होता है। परंतु इससे एक समस्या पैदा होती है कि यदि भोजन और ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों के द्वारा ही होता है, परंतु शरीर के सभी भागों को इनकी आवश्यकता होती है, तो इस स्थिति में भोजन और ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए एक वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। अब हमने भोजन भी अंदर ले लिया और ऑक्सीजन भी अंदर ले लिए, लेकिन वो तो एक ही जगह पहुंचे ना, उनको शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचाने के लिए एक वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं, ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उपोत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि वे हानिकारक भी
हो सकते हैं। इन अपशिष्ट उपोत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। इस प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत और ऑक्सीजन का उपयोग किसके लिए होता है? ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है। तो ऐसी चीजें भी बनती है उसके दौरान कि जिनकी आवश्यकता नहीं होती। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं तो भोजन का ऑक्सीडेशन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर निकलना आवश्यक होता है, नहीं तो वो शरीर के लिए हानिकारक हो जाएगी। इसी तरह कई ऐसे वेस्ट मटेरियल हैं जो हमारे भोजन से निकलते हैं, तो उनको भी शरीर से बाहर निकलना आवश्यक है। तो उसके लिए जो प्रक्रम हमारी बॉडी में सहायता करता है वो कहलाता है उत्सर्जन। यदि बहुकोशिकीय जीवों में शरीर अभिकल्पना के मूल नियमों का पालन किया जाता है तो उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाएगा। तो उत्सर्जन के लिए भी एक विशिष्ट ऊतक होता है जो कि यही कार्य करता है उत्सर्जन का ही। इसका अर्थ है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से इस उत्सर्जन ऊतक तक पहुंचाने की होगी। तो परिवहन तंत्र दो कार्य करेगा, एक तो अच्छी चीजों को कोशिकाओं तक पहुंचाने की और एक अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका उत्सर्जन तंत्र तक पहुंचाने की, ताकि वो उन उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दे। तो परिवहन तंत्र का भी एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। आइए हम जीवन अनुरक्षण करने वाले आवश्यक प्रक्रमों के बारे में एक एक करके विचार करते हैं। अब ये कुछ प्रश्न हैं जिनको हम बाद में देखेंगे और इसके बाद हम अगले वीडियो में लेंगे पोषण। पोषण क्या होता है इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।